नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत रेखा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रसिया जो दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स में से एक है, वो अब इंडिया को ईरान क्राइसिस डिप्लोमेसी में एक पोटेंशियल लॉन्ग टर्म प्लेयर के रूप में सपोर्ट कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक सिग्नल है कि दुनिया का पावर स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्योंकि आपको पता है, जब ईरान क्राइसिस जैसे सेंसिटिव इशू पे रसिया किसी एक कंट्री का नाम लेता है तो कैजुअल बात नहीं होती है, वो एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होता है। और यहाँ नाम भी इंडिया का निकल के आया है। दोस्तों, रिसेंट जियोपॉलिटिकल डिस्कशन में रसिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जरी लैवरोव ने इनडायरेक्टली ये पॉइंट रेज किया है ईरान क्राइसिस के कंटेक्स्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है पाकिस्तान शॉर्ट टर्म डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में रोल प्ले कर सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है इंडिया लॉन्ग टर्म स्टेबल मीडिएशन के लिए और बैलेंस के लिए एक अच्छे बेटर पोजीशन पे है। और आप ये समझिए, ये स्टेटमेंट नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रेज नहीं है, क्योंकि रसिया पब्लिकली किसी कंट्री को कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन के लिए हाईलाइट नहीं करता है जब तक उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल रीजन ना हो। और यहीं से स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ईरान क्राइसिस ऑलरेडी एक मल्टी लेयर्ड ग्लोबल इशू बन चुका है। यूएस वर्सेस ईरान इशू तो आप देख ही रहे होंगे, और इजराइल सिक्योरिटी कंसर्न के साथ साथ गल्फ ऑयल रूट इनस्टेबिलिटी भी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी नाराज बैठा, क्योंकि उस पे बीते कुछ दिनों से इतने सैंक्शंस लग चुके हैं कि अब वो भी तंग आ चुका है। एनर्जी मार्केट में भी भारी वोलेटिलिटी देखी जा रही है, और ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में, उसका भी कुछ खास कंक्लूजन देखने को नहीं मिला है। और इस इन्वायरमेंट में रसिया इंडिया को एक न्यूट्रल स्टेबलाइजर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर इंडिया को सीरियसली डिप्लोमेटिक मीडिएटर का रोल मिलता है, इवन इनफॉर्मल ही सही, तो इंडिया का ग्लोबल डिप्लोमेटिक इमेज और अपग्रेड होगा, जिससे मिडिल ईस्ट में इंडिया का इन्फ्लुएंस और स्ट्रांग होगा। और एक अच्छे डिप्लोमेटिक नेगोशिएटर के कारण एनर्जी सिक्योरिटी नेगोशिएशन में भी इंडिया का रोल इंक्रीज होते दिखेगा, और ऑयल सप्लाई चेन डिसीजंस में भी इंडिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो पाएगा। और इन सबके कारण इंडिया को नॉन अलाइन पावर ब्रोकर का इमेज मिलता है, जिसका मतलब होता है एक बिचौलिया जो अलग अलग देशों के बीच में आपसी सहमति और कम्युनिकेशन को और इंप्रूव करता है। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा, इंडिया को वेस्ट और रसिया दोनों के शेयर में ट्रस्ट मिलेगा। दोस्तों, ये रेयर जियोपॉलिटिकल पोजीशन होता है, क्योंकि हर देश के फेवर में इतना ट्रस्ट क्रेडिट नहीं होता है। अब इसको अगर ग्लोबल सीन पे देखेंगे तो इंडिया फ्यूचर में ईरान क्राइसिस डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व होता है, तो यूएस को इंडिया एक न्यूट्रल नेगोशिएटर के रूप में मिल सकता है, और यहाँ ईरान को भी एक ट्रस्टेड नॉन वेस्ट नेगोशिएटर मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ईरान का वेस्ट साइड थोड़ा ट्रस्ट कम दिखाई देता है। और अगर ऐसे में इंडिया मीडिएटर बनता है तो गल्फ कंट्रीज को स्टेबिलिटी एश्योरेंस मिल सकता है। दोस्तों, रसिया जो ऑलरेडी इंडिया को इतना सपोर्ट करते आया है और कर रहा है, उसके लिए इंडिया एक बैलेंस पार्टनर हो सकेगा। आसान भाषा में कहें तो इंडिया एक ब्रिज नेशन बन सकता है, जो दो देशों के बीच में टाल्क और कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकेगा। और ये स्टेटस इंडिया को सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देता है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पावर भी देता है। दोस्तों, अगर ऑयल स्टेबिलिटी रहेगी तो ये इंडिया को डायरेक्टली पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा, क्योंकि इंडिया अपना एक मेजर ऑयल का हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, जिससे गल्फ कंट्री के साथ इंडिया का ट्रेड और भी स्ट्रेंथ होगा, और हमारा जो चाबर पोर्ट है ईरान में, उसका भी और इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। दूसरी तरफ यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस में भी डिप्लोमेटिक वेट इंक्रीज हो सकेगी, और साथ ही साथ जो हमारी इंडिया और रसिया की पार्टनरशिप है वो और भी डीप होती जाएगी। और अगर देखें तो इन सबका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी काफी अच्छा हो सकता है। ऑयल प्राइजेस की स्टेबिलिटी इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में काफी हेल्प करेगी, जिससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट बेटर होगा, और हमारी जो करेंसी है वो और इंप्रूव कर सकेगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारी करेंसी करंटली कितनी पुअर परफॉर्म कर रही है, तो इससे इसको रिलीफ मिलेगा, और लोगों का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट परसेप्शन है वो और भी स्ट्रांग होगा। क्योंकि लोग तभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ करें या हम बाहर करें, जब हमको पता चलता है कि हाँ, वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, वहां पे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं। अगर हम इसे पास्ट जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क से कंपेयर करें तो कोल्ड वॉर एरा में कंट्रीज यूएस ब्लॉक और सोवियत यूनियन ब्लॉक में ही बटी हुई थी। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, यानी कि कोल्ड वॉर एरा के बाद, जो यूएस यूनिपोलर डोमिनेंस था वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा था। पर अब जो सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से हम एक मल्टीपोलर डिप्लोमेसी एरा में एंटर कर रहे हैं, और इन सब में इंडिया का रोल वैसे ही सिमिलर हो सकता है जैसे कि एशियन कंट्रीज रीजनल बैलेंस में रोल प्ले करती हैं। आपने देखा होगा कि जो स्विट्जरलैंड है वो हिस्टोरिकली न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता है। क्या ये कभी सुनने को जल्दी मिलता है कि स्विट्जरलैंड भी कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व है? ये बहुत ही रेयर होता है। अगर टर्की की बात करें तो वो नाटो और रसिया के बीच में बैलेंसिंग करने का काम करता है। पर दोस्तों, इंडिया का स्केल इन सबसे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी और पॉपुलेशन साइज काफी बड़ा है। इससे हमारा इन्फ्लुएंस और इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई देश जिसका पॉपुलेशन बहुत बड़ा है अपने देश के लोगों को एक अच्छे रिसोर्स बनाने में खर्च करती है,
तो वो काफी इन्फ्लुएंशियल हो सकती है। इसका एग्जाम्पल आप चाइना देख सकते हैं, जिसने अपने ह्यूमन कैपिटल्स पे कितना खर्च किया और जिसका रिजल्ट है कि आज उसकी इकोनॉमी इतनी मैसिव है और वो काफी इन्फ्लुएंशियल भी है। और इन सब के बीच में एक सवाल ये आता है कि जब पावर शिफ्ट हो रहा है तो आखिर पावर गेन कौन कर रहा है और पावर लूज कौन कर रहा है। देखिए, सबसे पहले आप कह सकते हैं कि इंडिया पावर गेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया का डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, हमारी स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी एडवांटेज भी बढ़ रही है और हमारा एनर्जी नेगोशिएशन पावर भी काफी इंप्रूव हुआ है। यूएई इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। रसिया भी पावर गेन के इस रेस में शामिल हो चुका है। वो इंडिया को सपोर्ट करके वेस्ट को एक इनडायरेक्ट सिग्नल देना चाहता है। और अगर आप देखें तो ऑलरेडी रसिया का ब्रिक्स इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग है। और इन सब में अगर मैं ईरान का नाम लूं तो आप कहेंगे भैया ये ईरान कैसे पावर गेन करेगा। तो देखिए, ईरान के लिए इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक चैनल ओपन हो सकते हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि ईरान को चाइना का सपोर्ट मिल रहा है और इसकी जो हाई ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके लिए एक मेजर एडवांटेज साबित हो सकती है। पर अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो इंडिया का इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक रोल बढ़ने की वजह से यूनाइटेड स्टेट का कंट्रोल थोड़ा डाइल्यूट होता दिख सकता है। इन सब में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम छोटे रीजनल प्लेयर्स को हो सकती है, क्योंकि जो बड़े डिप्लोमेटिक स्पेस लिमिटेड है और इस वजह से छोटे प्लेयर्स का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होता दिख सकता है। अब इसके कुछ रियल वर्ल्ड इंपैक्ट समझिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसका असर हमारी और आपकी लाइफ पे भी पड़ता है। दुनिया का ऑयल प्राइस मिडिल ईस्ट क्राइसिस से डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऑयल्स का भरमार है जो क्रूड ऑयल होते हैं। अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा और जिससे महंगाई और बढ़ जाएगी और जिसका असर आप देख ही रहे होंगे, चाहे वो एलपीजी क्राइसिस हो या पेट्रोल डीजल की और ज्यादा रेट्स बढ़ना। इन सब की वजह से भी हमारे आपके लाइफ पे इफेक्ट जरूर थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। अगर इंडिया का डिप्लोमेटिक रोल और स्ट्रांग होता है तो हमारी स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेशन इंप्रूव होंगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा और लॉन्ग टर्म ट्रेड रूट सिक्योर होते दिखेंगे। इसको आप ऐसे समझिए, डिप्लोमेसी का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल टूल जिसको आप यूज करके इकोनॉमी पे प्रेशर कम कर सकते हैं। अब आप इसको एक और एंगल से देखिए। यूक्रेन वार की वजह से ऑलरेडी रसिया और वेस्ट का डिवाइड क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही चाइना और ताइवान टेंशंस भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं और ये मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से भी ग्लोबल सप्लाई चेन अब फिर से अपने आप को जोड़ घटाने का काम कर रहा है। और इन सब केओस के बीच में भी इंडिया एक स्टेबल ग्रोइंग इकोनॉमी है और शायद इन्हीं सारे कारणों की वजह से भी इंडिया को एक सेफ ब्रिज कंट्री के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, मुझे पर्सनली लगता है कि रसिया का जो ये स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक एप्रिसिएशन नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग भी है। रसिया चाहता है कि इंडिया ग्लोबल डिप्लोमेसी में और एक्टिव रोल ले ताकि वेस्ट और नॉन वेस्ट कंट्री के बीच में एक अच्छा ब्रिज बन सके और ब्रिक्स नेशंस को एक बैलेंस आइडेंटिटी मिल सके, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों को लगता है कि ब्रिक्स नेशंस वेस्ट के अगेंस्ट हैं। लेकिन इंडिया को यहाँ एक केयरफुली मूव करना होगा, क्योंकि डिप्लोमेसी में ओवर इन्वॉल्वमेंट भी रिस्क क्रिएट करता है, जिसके लिए इंडिया को अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए स्टेप बाय स्टेप मूव करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले टाइम में 3 पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला जो सबसे बेस्ट केस ये होगा कि इंडिया फॉर्मल या इनफॉर्मल मीडिएटर बन जाता है और उसे ईरान यूएस टाल्क में एक इनडायरेक्ट रोल मिलता है, जिसके कारण इंडिया एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक हब बन जाता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि इंडिया एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर और बैक चैनल सपोर्टर रहता है, जिसका मतलब है हमारी डायरेक्ट मीडिएशन तो नहीं होती लेकिन तो हमारा इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। दोस्तों, तीसरा केस थोड़ा निगेटिव हो सकता है, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा और एस्केलेट हो जाए, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक चैनल्स फेल हो जाते हैं और इंडिया का रोल लिमिटेड हो जाता है और शायद सिर्फ एनर्जी डिपेंडेंसी तक ही सीमित रह जाए। पर आप देखेंगे तो ओवरऑल स्टोरी सिंपल है। रसिया ने इंडिया को सिग्नल दे दिया है कि दुनिया एक सिंगल पावर सिस्टम से मूव करके मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ जा रही है और उस सिस्टम में इंडिया एक साइलेंट बट पावरफुल प्लेयर बन रहा है। अब देखना ये होगा इंडिया सिर्फ एक ऑब्जर्वर ही रहता है या फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के खड़ा होता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सच में एक ग्लोबल पीस ब्रोकर बन सकता है या कोई और देश भी है जिसके बनने के चांस इंडिया से कहीं ज्यादा हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।